गुड मॉर्निंग। मैं आज कारक के बारे में, द्वितीय विभक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी। कारक की द्वितीय विभक्ति। कारक की द्वितीय विभक्ति में हम पहला नियम देखते हैं। सूत्र है कर्तूरी कर्तूरी सिद्ध तमम कर्म। द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है, पहला नियम, इसमें सूत्र है कर्तूरिप सिद्धम कर्म। इसमें इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। कर्ता क्रियायाः कर्ता क्रियायाः यम सर्वाधिकम। कर्ता क्रियायाः यम सर्वाधिकम इच्छति। कर्ता क्रियाया यम सर्वाधिकम इच्छति। इसका अर्थ होता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है। कर्तूर्य कर्ता क्रिया के द्वारा इप्सितम का अर्थ होता है सर्वाधिक चाहना। इसमें वाक्य है, पहला राम है ग्रामम गच्छति। ध्यान देना कि इस सूत्र की परिभाषा कहती है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है। तो कर्ता राम है। क्रिया क्या है? गच्छति धातु। कर्ता राम है, क्रिया गच्छति। अब ये बोल रहा है कि कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता राम है यानी राम क्रिया के द्वारा, गच्छति यानी जाता है, राम जाता है। तो क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, राम क्रिया के द्वारा यानी इसके द्वारा किसको अधिक चाह रहा है? गांव को, यानी गांव के लिए। यानी राम जा तो रहा है, राम क्या कर रहा है? जा तो रहा है, पर कहाँ जा रहा है? वो इच्छा किसकी कर रहा है? तो वो गांव को जाने की इच्छा कर रहा है, इसलिए इसमें विभक्ति ग्रामम में होगी। फिर देखो, राम करता है, क्रिया गच्छति है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, यानी अपन वाक्य बोलते हैं राम जाता है, राम जाता है, पर राम पता नहीं कहाँ जाता है। तो उसकी इच्छा कहाँ जाने की हो रही है? जैसे राम खाता है, तो वो खाता है तो इसकी इच्छा सर्वाधिक किसमें हो रही है? यानी क्या खाता है? तो इसमें ग्रामों में अब जो भी विभक्ति होगी उसके नीचे लाइन खींची हुई रहेगी, उसमें आपको विभक्ति बतानी है। और
कारण पहचानने के लिए आपको जैसे विभक्ति आ गई तो पहले आपको कारण ही पहचानना है, तो कारण पहचानने के लिए सूत्र की क्या आपको व्याख्या समझनी पड़ती है। अब देखो इसमें लिखते हैं, पहले लिखते हैं विभक्ति। विभक्ति में आपको ग्रामम, तो कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। द्वितीय विभक्ति हो गई। अब इसमें कारण क्या लिखोगे? ये कारण कर्ता, क्रिया यहां यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। मैंने तो इसकी व्याख्या की है, पर आपको वहां पर विभक्ति करनी है और कारण लिखना है। उस कारण या इस कारण से इसमें कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति हुई, यानी कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म संज्ञा, यानी या तो आप द्वितीय विभक्ति कर सकते हो या कर्म संज्ञा भवति, यानी कर्म संज्ञा होती है। इसमें एक दूसरा वाक्य भी देखते हैं। जैसे आ गया सुरेश है पुस्तकम पठति। सुरेश है पुस्तकम पठति। अब सुरेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो सुरेश पढ़ रहा है तो क्रिया के द्वारा, यानी सुरेश पढ़ रहा है तो क्रिया के द्वारा इसको किसकी आवश्यकता हो रही है ज्यादा? किसको चाह रहा है? यानी पुस्तक को, यानी वो पढ़ रहा किसको है? पुस्तक को। तो इसमें चाहने के अर्थ में और हम इसका अर्थ में निकालते हैं तो सुरेश पुस्तक को पढ़ता है। सुरेश पुस्तक को पढ़ता है, कहने का मतलब कर्ता ने कर्म को के अर्थ में भी आ रहा है और इस क्रिया के यानी इस सूत्र के द्वारा ये भी नियम में लग रहा है, यानी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है। तो इसमें वही विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति कारण आपको लिखना है वही जो मैंने आपको बताया था, कर्ता क्रिया यहां यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। ये आपने कारण तो लिख दिया, पर मालूम अगर आप सूत्र याद करते हो, तो इसमें आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी अगर आपको सूत्र लिख के पहले, कारण से पहले यानी कारण लिख लिया, सूत्र लिख के फिर इसका कारण लिखते हो तो और भी अच्छा आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद में आप सूत्र भी लिख सकते हो, यानी इस सूत्र के द्वारा, यानी इसने बच्चे ने पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। ये होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करना कि सूत्र भी याद हो और उसकी व्याख्या भी कर सको। अब हम द्वितीय विभक्ति का दूसरा नियम देखते हैं। सूत्र है अधि सिंह स्तः अधि सिंह स्तः आशाम। अधि सिंह स्तः आशाम कर्म है। यानी ये बोल रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक ये इसमें जुड़ेगा अधि उपसर्ग पूर्वक धातु कौन सी है? सिंह स्तः आशाम। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्तः आशाम धातु नाम प्रयोगे एषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्तः आशाम धातूनां प्रयोगे एषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। अब आपने यह कि सर ने ये एषाम और आधारस्य क्यों लगाया? एषाम और आधारस्य क्यों लगाया? क्योंकि देखो एक वाक्य में देखो, इसका वाक्य है जैसे सुरेश है। पहले एक ये लिखो कि इनका अर्थ क्या होता है। इन धातु देखो सिंह धातु, तो अगर सिंह धातु में अपन अधि लगाते हैं तो शेते, आत्मनेपदी जो धातु है शेते संयंते, ये जो आत्मनेपद धातु अधि शेते, इसका अर्थ होता है सिंह धातु शेते के अर्थ में और अधि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ होता है सोता है। इधर लिखते हैं, इधर वाक्य देखेंगे अपन, यहां लिखते हैं अधिशेते, इसका अर्थ होता है सोना यानी सोता है। स्था धातु, तो स्था धातु के अर्थ में, स्था धातु में तिष्ठति के अर्थ में लिखते हैं अधि तिष्ठति, इसका अर्थ होता है बैठता है। आगे है आज धातु, अध्यास्ते यानी बैठता है। एक बार इसका अर्थ समझ लो, अधि उपसर्ग पूर्वक यानी अधि उपसर्ग 22 होते हैं, उस 22 उपसर्ग में
एक जो उनमें से क्या, एक अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में सिंह स्था आस धातुओं में, धातुओं के प्रयोग में, देखो अधि उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग में सिंह स्था आस धातुओं के प्रयोग में इसके आधार में, धातुओं के प्रयोग में इसके, ऐसा में यानी इसके अधि उपसर्ग पूर्व में, अधि उपसर्ग और सिंह स्था आस धातु के इनके आधार में कर्म संज्ञा होती है। इनके आधार में यानी ये ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है, इसके आधार में यानी अधि उपसर्ग के आधार में। फिर देख लो, ऐसा में यानी अधि उपसर्ग के आधार में कर्म संज्ञा होती है। सिंह धातु का अर्थ होता है सोना, स्था धातु का अर्थ होता है बैठता है, बैठना, और आस धातु का अर्थ होता है बैठता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें आस धातु कैसे जुड़ी, तो आस धातु देखो इसमें संधि का प्रयोग हो रहा है। जैसे ध्यान देना, अध्यास्ते, इसके अपन टुकड़े करते हैं, अधि हो गया प्लस आस्ते। ध्यान दो, इसमें ई आ गया, ई बचा, यानी इसमें ई निकला है, इसमें ईश्वर जुड़ा हुआ है, तो ईश्वर, इसमें आस्वर जुड़ा हुआ है, यानी इस शब्द में से ईश्वर निकाला, इस शब्द में से आस्वर निकाला। तो आपको पता है कि यण संधि में ई का क्या होता है, यह होता है। ध्यान देना, अधि उपसर्ग यानी अधि में से ई आया और आपको पता है कि ई से यह बनता है, यण संधि में ई से पहले जो ई हो उससे यह बनता है, और बाद में स्वर देखते हैं, ये अ होता है तो यह बन गया, यानी इस ई से तो क्या बना, यह बना, पर आगे स्वर कौन सा है, आ है। अगर अ होता तो यही रहता, यानी इससे तो आधा क्या बनता है, यह बनता है, पर आगे स्वर देखते हैं, स्वर में आ है, इसका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं या हो गया। अब ध्यान दो, ए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ई इससे निकल चुका तो आधा ध बच गया, ई इससे बाहर जा चुका तो आधा ध बच गया। अब इससे और इससे या बना, यानी कहने का मतलब इससे जो ई निकला और इस आ से ये भी है ना, जो नीचे आ चुका, आस ये सत ही बचा, तो इनसे जो ये दो या बना है, ये इनके बाद ये जुड़ेगा, आधा बचा ये अध्य। अब ये या, अब ये तो आप नीचे आ चुका था, अब बचा क्या, स्ते। इसलिए अध्यास्ते हुआ, संधि का यानी इसको संधि के रूप में लिया गया, तो इसको शुद्ध रूप लिया गया तो अध्यास्ते हुआ। अब आप एक जैसे है सुरेश है, संयाम, अधिशेते। ध्यान देना सभी, सुरेश है, संयाम, अधिशेते। तो इसमें क्या है कि आपको पता चल गया है कि सेते धातु है और अधि उपसर्ग लगा हुआ है।
सेते धातु है और अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। यानी आप इसका पता लगा लोगे, फिर भी मान लो बाद में जैसे दूसरा वाक्य देखो, इसके में एक दूसरा वाक्य देखो, जैसे है नृप है सिंहासनम। सिंहासनम आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, अध्यास्त लेते हैं। नृप है यानी ये पैर, ध्यान देना, नृप है सिंहासनम अध्यास्ते, तो आपको ये आस्ते यानी आस धातु जुड़ी हुई है। तो कारण क्या हुआ, आस धातु जुड़ी हुई है तो और अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है और आस धातु है, इसके कारण इसमें कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति हुई। परंतु अब देखो इस प्रयोग में आधार से आ रहा है, तो आधार से यानी जिसका आधार हो वो आप सप्तमी विभक्ति में पहला नियम देखो, सप्तमी विभक्ति में पहला नियम देखो, जिसका आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए आपको अगर इसमें ऐसे होता है आस्ते, ध्यान देना, तो इसकी जगह ये होगा सिंहासने। कहने का मतलब मैंने इस एशाम आधारस्य ये क्यों लगाया, इसलिए लगाया है कि अगर अधि होता है, कहने का मतलब सींग स्ता आस, कौन सी धातुओं में, सींग स्ता आस धातुओं में अगर अधि लगा हुआ रहता है तो ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर इन धातुओं में अधि नहीं लगा हुआ रहता है, ज्यादा महत्व किसका है, अधि का है। अगर जिस धातुओं में अधि, इन तीन धातुओं में, और धातु है उसमें अधि लगा हुआ रहता है, उसमें नहीं, उनका नहीं, सिर्फ तीन धातु सींग स्ता और आस धातुओं में अगर अधि लगा हुआ रहता है तो ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर अधि नहीं लगा हुआ रहता, अगर अधि नहीं लगा हुआ रहता तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। इसलिए अधि का यानी एशाम आधार से, इसके आधार पर, इसके आधार पर क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ये ध्यान रखना। अगर देख लो, जैसे मान लो ये वाक्य आ गया नृप सिंहासने आस्ते, तो बच्चे समझते हैं कि सर ने कहा था कि आस धातु, कौन से धातु, आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं सोच में कि इसमें तो द्वितीय विभक्ति आ ही नहीं रही, अब क्या करें, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ तीन धातुओं में प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति में सिर्फ तीन धातु, और धातुओं में नहीं, सिर्फ तीन धातु, कौन कौन सी, सींग स्ता और आस धातुओं के प्रयोग में अधि उपसर्ग लगा हुआ रहता है, उसी में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखना। अब इसमें आप करोगे विभक्ति, कोई सा वाक्य ले लो, विभक्ति वही है, द्वितीय विभक्ति, और कार्य लिखना है। कारण यह है, देखो पहले लिखना, या तो पहले लिख दो सूत्र या फिर बाद में लिख दो। अगर जिस नियम में अगर सूत्र है, देखना, अगर जिस नियम में सूत्र है तो उस सूत्र को जरूर लिखना और उसकी व्याख्या भी करना, क्योंकि
अगले को मौका मत देना कि वो नंबर, यानी आपकी जो कॉपी में वो नंबर काट सके। यानी पूरी क्वेश्चन को पूरा करना। जैसे इसमें सूत्र लिख देना, अधि सिंह पूरा मत करना, ये आधा करना, कुछ भी गलती मत करना। अधि सिंह इस्ता शाम, ऐसे मत करना कि था के ऊपर एक और आ लगा दो कि आशाम हो गया, या फिर ऐसे कर दो आप कि इस्ता आशाम, ऐसे सूत्र गलती हो जाएगा। इसलिए इस्ता शाम यानी इसमें आस भी जुड़ा हुआ है। अधि सिंह इस्ता आशाम कर्म है। ये लिखने के बाद ये आपको पूरा जो भी है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह इस्ता आस धातु नाम प्रयोगे ऐसा आधार से कर्म संज्ञा भवती, ये लिख देना। अब तीसरा सूत्र देखते हैं। उपान वध्या, उपान वध्यावस है कर्म है। देखो उपान वध्या युद्ध है, उपान वध्यावस है। अब ये ध्यान देना कि जिसमें आधा होता है, जिसके भी शब्द के आगे आधा कोई अक्षर होता है, उसमें ज्यादातर यण संधि जुड़ी हुई रहती है। और यण संधि का नियम भी यही है कि जो यह यण संधि से क्या होता है कि ये से इसे क्या बनता है, ये बनता है, उसे वह बनता है। तो इन अक्षरों के आगे क्या होगा, आधा अक्षर जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखो उप आ गया, उप अनु, उप अनु, अधि, इस तुम थोड़ा हो गया गलती, उपान मध्यांग वस है, उपान मध्यांग ये आता है वस है। तो अधि उप अनु अधि आंग यानी आ उपसर्ग। ध्यान देना, उप अनु अधि आंग यानी आ। उपसर्ग पूर्वक यानी ये उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो प्रयोगे, वस धातु प्रयोगे ऐसा या अस्य क्या होती है, अस्य कर्म संज्ञा भवती। ध्यान देना। अब कि सर, अब आपके मन में यह शंका हो रही है कि सर इसमें अनु कैसे आया, अधि कैसे आया और उप कैसे आया। तो उप का तो आपको साफ पता चल रहा है कि उप आगे आ रहा है। अनु देखो इसमें आ की मात्रा उर्व, यानी अब देखो इसमें आपको बताता हूं, यही यण संधि है। जैसे है एक इसका देखते हैं,
इससे पता चल जाएगा आपको। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब ध्यान देना इसमें, सु प्लस आगतम, इसमें क्या हुआ, उ बचा, इसमें क्या हुआ, आ बचा। इसमें से उ निकला, इसमें से आ, तो उ का क्या होता है, वह होता है। उ का यानी अकेला उ रहता है, इससे तो क्या बना, वह बना। तो आगे क्या है, आ है, तो वाह हो गया। अगर ए होता तो वह होता, तो क्या हो गया, वाह हो गया। तो इसमें से देख, अब इसमें से उ निकल चुका, तो आधा क्या बच गया, से। इसमें से आ चुका, तो क्या बचा, यानी ये वाह इसमें जुड़ेगा तो स्वागतम। अब ध्यान देना, अब इसमें से मैंने कहा था कि जैसे यण संधि में जो चीज बनती है, यानी या तो वह के बाद में, नहीं वह के बाद नहीं, वह के पहले, कहने का मतलब यह, इसे क्या बनता है, यह, उसे क्या बनता है, वह। कहने का मतलब यह से पहले आधा अक्षर हो और वह से पहले, वह से पहले क्या हो, आधा अक्षर हो, तो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो इससे क्या बना, उसे वह बना है, उसे क्या बना है, वह बना है। और अनु, ए और न, अनु आ गया, ये ए न, अनु आ गया। और इससे क्या, इसके आगे आधा अक्षर है तो टुकड़े करते हैं, इसमें टुकड़े करते हैं, तो वह का क्या हुआ, उ हो जाता है। क्या हो गया, उ। इसलिए अब देखो इसमें, इसलिए वह के कारण क्या हुआ, इसमें अनु आ गया। अब अध्या यानी जैसे एक देखो नियम देखो, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब ध्यान देना, इससे ई बच गया, मैंने आपको पहले बताया था वही बात है। ई प्लस ई से क्या बना, यह बना, इससे आ आया तो क्या हो गया, या हो गया। अब वही बात है, इससे ई स्वर निकल चुका है और आधा तय बच गया। ई तो आ चुका, आधा तय आ चुका, इसमें क्या आ गया, इसका तो कोई लेना देना क्यों, ये नीचे आ चुका, इन दोनों से यह क्या बना है, या इत्यादि। कहने का मतलब है कि या, ठीक है। तो ये क्या बच यार, ये बच रहा है, क्या बच, ये आंग हो गया, इसमें तो ये जुड़ गया आंग, तो ये हो गया ध्य, क्या हो गया, ध्य। तो ये बच रहा है, इसमें तो आ बचा, इसलिए या हो रहा है, इसमें ये है। तो इसमें अगर करते हैं तो अब देखो इसमें अधि हो गया, यानी अधि उपसर्ग, इसमें अधि जुड़ रहा है, ये इसमें आधा वह हो गया, पर इसमें क्या हुआ, इसका और ये का क्या, ई अधि हो गया। यह का तो क्या हुआ, यानी जो इसमें यह आया है वो किसके कारण आया है, ई के कारण, क्योंकि ई से क्या बनता है, यह बनता है, और वह आधा है उसमें, यानी इसमें वह पूरा है, इसमें क्या है, वह पूरा है। क्यों, क्योंकि ई के कारण, यानी ई से क्या बनता है, आधा यह बनता है, परंतु आगे जो स्वर होते हैं उसके कारण उसमें लग जाता है। तो ये क्या है, उसे तो आधा वह बन गया, पर उसमें क्या है, पूरा वह है। तो पूरा वह है, तो इसमें आधा, इसमें ए जुड़ा हुआ, तो अधि, इसमें क्या हुआ, अधि। फिर आंग, आंग यानी आ उपसर्ग, पूर्वक वच धातु प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवति। आगे समझ में, उप, अनु, अधि और आंग धातु, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग है। कहने का मतलब यह है कि 22 उपसर्गों में
उप, अनु, अधि और आंग कितने उपसर्ग हुए? 4, सिर्फ 4 उपसर्गी। अधि उपसर्ग है वो तो ठीक है। उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग में वस धातु प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवति। अब देखो इसमें अगर अपन क्या लगाते हैं वस धातु में, जैसे है उप, उप क्या हुआ? उपसर्ग हुआ और वस धातु लगाई आपने वसती, तो अर्थ क्या जुड़ जाता है? पास में। उप यानी पास में, वसती यानी रहना, रहता है। उप लगते ही पास का अर्थ जुड़ गया, पास में रहता है। अनु, वसती यानी अनु का अर्थ था पीछे, पीछे रहता है। अब अधि, अधिवसति, इसमें है में रहता है। अब आ उपसर्ग की तो ध्यान देना, आवसति, आवसति, ध्यान देना, आवसति यानी रहता है। उपवसति पास में रहता है, अनुवसति पीछे रहता है, अधिवसति में रहता है और अवसति रहता है। इसके अर्थ में ये आएगा। इसका अर्थ याद रखना। अब देखो इसमें एक वाक्य देखते हैं। पहला, जैसे है छोटे वाक्य, राम है नगरम, राम है नगरम उपवसति, राम है नगरम उपवसति। इसका अर्थ होता है कि राम क्या रहता है? नगरम, नगर के पास रहता। उपवसति, उपवसित का अर्थ यार उप लगते क्या हो गया? पास में रहता है, तो नगर के पास में रहता है। राम क्या रहता है? नगर के, लाइन नीचे खींची हुई रहेगी, आपको देखना है कारण। अब जो लाइन खींची हुई रहेगी उसमें आपको राम शब्द, रमा शब्द, ये विभक्तियां आपको याद है, पहले याद कर चुके, तो आपको लाइन खींची हुई आप तो देख तो लोगे कि यार इसमें विभक्ति ये है, पहचान लोगे, परंतु इसका कारण पहचानने में आपको दिक्कत होगी। तो कारण पहचानने के लिए अब वाक्य में आपको देखना होगा। तो इस वाक्य में है उपवसति, यानी उप तो क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, और धातु कौन सी है? वस धातु। तो आपको तुरंत ये उपवसति देखते हुए यही कारण पता चल जाएगा। यानी नीचे लाइन खींची हुई है उसमें तो आपको तुरंत कि हाँ कि मैं लगा हुआ है, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, ये पहचान जाओगे। परंतु जब तक वाक्य को नहीं देखोगे तब तक कारण का पता नहीं। यानी इसमें है उप, उप यानी उप धातु और वस धातु। उप क्या? उप तो उपसर्ग और वस धातु देखते ही उसका कारण होगा। यानी क्या होगा इसका? ये तो सूत्र लिख दोगे, फिर लिखना उप उपसर्ग पूर्वक। उपसर्ग ज्यादा है तो कहने का मतलब ये आगे मत लिखना। उपसर्ग यानी उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवति। या ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऐसे लिख देना, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवति। जैसे विभक्ति, विभक्ति क्या हुई? द्वितीय। किसके कारण है?
उप क्या है? उपसर्ग है, और धातु कौन सी है? वस धातु। द्वितीय विभक्ति अब कारण लिखते हैं। कारण लिखना है कि उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवति। अस्य कर्म संज्ञा भवति। अब इसमें अब देख लो, एक और देख लो। अब वाक्य, दूसरा वाक्य और देख लो। जैसे है सुरेश है, किसी का भी नाम लिख लो, सुरेश है। मैं रहता है किसी में, इसमें बना लो ना, इसमें किसी में भी देख लो। ग्राम सुरेश है, ग्रामम आप वसति कर दो, या अधि कोई सा भी ले सकते हो अर्थ, अधिवसति या फिर आवसति या अधिवसति करते हैं। यानी इसमें आप कहने का मतलब यह है, इसमें जो इसका जो वाक्य है, इसमें धातु, ये चारों धातु आ सकती है, क्योंकि रहने के अर्थ में सभी है। तो गांव के पीछे, गांव के पास में भी रहता है, और गांव के पीछे भी रहता है, और गांव में भी रहता है, और गांव यानी गांव में भी रहता है और गांव में भी रहता है। इसका अर्थ ये जुड़ता है ना, गांव में रहता है। ठीक है। अब देखो सुरेश है, ग्राम अधिवसति, पहचाने कैसे? अधिवसति। अब ये कहता है, अब शंका हो रही है कि सर अधि, तो मन में ये भी थोड़ा हो रहा है कि सर आपने जो पहला जो नियम बताया था उसमें अधि लगा हुआ रहे था, कि सर आपने जो पहला बताया, जो पहला जो नियम था उसमें आपने अधि बताया था कि अधि में सेज इसका आज धातु हो। मैंने क्या बताया था? अब मैंने ये बताया है कि इसमें धातु दूसरी है। मैंने इसमें ये बताया था कि अधि, अगले नियम में मैंने ये बताया था कि अधि लगा हुआ हो और सेज इसका आज धातु हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर अधि नहीं लगा हुआ रहता है तो कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। तो इसमें न तो सिंह है, न स्थान, आज धातु पर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो धातु कौन सी है? अधि में अगर वस धातु हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर द्वितीयानी कहने का मतलब है कि अगर द्वितीय विभक्ति में अगर अधि, यानी जो पहले जो नियम बताया था मैंने, वो अधि से संबंधित था। यानी अधि अगर जिस सिंह स्था आज धातु में नहीं होता है तो द्वितीय विभक्ति उसमें नहीं होती। यानी अधि अगर धातुओं में नहीं लगा हुआ रहता तो उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती। अगर अधि उपसर्ग सेज स्था आज धातु में लग जाता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम था। अब इसमें अधि और वसति, तो वस धातु हो गई और अधि अर्थ में रहता के अर्थ में जुड़ता है। तो अधि आते ही, यानी अधि उपसर्ग आने पर और वस धातु आने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो वही विभक्ति कौन सी? द्वितीय। कारण इतना नहीं लिखना, कितना है? अधि उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक
धातु कौन सी है? वस धातु। वस धातु हो प्रयोगे अस्य कर्म संज्ञा भवती। उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब अगला नियम देखते हैं। चौथा नियम देखते हैं। 3 हो गए नियम। चौथा नियम है अधोलिखित, इसमें सूत्र नहीं है, अधोलिखित शब्दानाम, अधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति भवती। यानी ये बोल रहा है कि यहां जो लिखे गए जो शब्द हैं उनके योग, शब्द के योग, उन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें देखो कौन कौन से शब्द हैं। पहला देखो अभित है, उभयत है। या तो अभित है, उभयत, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए मैंने लिखा है एक साथ दोनों ओर। ठीक है। अब दूसरा है परित है, वही है सर्वत है। परित है, सर्वत है, चारों ओर। ध्यान देना, अभित है, उभयत है, दोनों ओर, परित है, सर्वत है, चारों ओर। समया निक्सा, यानी समीप में, समीप के अर्थ में। अभित, समीप, समया निकषा, अंतरेण और बिना। इसका अर्थ होता है बिना। अंतरा, ध्यान देना, अंतरेण, अंतरा में अर्थ में भी परिवर्तन है, यानी बीच में। इसकी जगह ये मत कर देना, इसकी जगह ये मत कर देना, वाक्य में देखना। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया निकषा, अंतरेण, बिना, अंतरा। हाँ, हाँ का अर्थ होता है हाय। धिक, धिक का अर्थ होता है धिक्कार। आगे देखते हैं, देख लो एक बार। अभितः, उभयतः, दोनों ओर, परितः, सर्वतः, चारों ओर, समया निकषा, समीप में, अंतरेण, बिना, बिना, अंतरा यानी बीच में, हा यानी हाय, दिख यानी धिक्कार। और भी है प्रति, प्रति यानी और। अनु, अनु यानी पीछे। अधो अधः, अधो अधः, सबसे नीचे, बराबर सबसे नीचे।
अधो अधः अद्यदि, अद्यदि इसका अर्थ होता है अंदर अंदर। ऊपरी ऊपरी इसका अर्थ होता है ऊपर ऊपर। यानी अभित उभयत दोनों ओर, परित सर्वत चारों ओर, समयानिकषा समीप में, अंतरेण विना बिना, अंतर यानी बीच में। ये ध्यान रखना, अंतरेण और अंतरा में अंतर है। इसका अर्थ होगा बीच में और अंतरेण का अर्थ होगा बिना। हा यानी हाय, दिख यानी दिखार, प्रति यानी और, अनु यानी पीछे, अधो अधः यानी सबसे नीचे, अद्यदि यानी अंदर अंदर, और ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपर। वाक्य में जब ये शब्द आते हैं, सुनो, वाक्य में अगर ये जो शब्द आते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि वाक्य देखते हैं, अब हम एक ही जो पहला शब्द है वाक्य के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे अभित और उभयत, अभित और उभयत, परित और सर्वत, समयानिकषा, अंतरेण बिना, अंतरा, हा और धिक्कार। ठीक है, अपन एक इनमें से एक वाक्य ले लेते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ग्राम है, ग्रामम परित है, ये लेते हैं, ग्रामम परित है क्षेत्राणि संति। ये सरल वाक्य है, ध्यान देना। गांव के देखो चारों ओर क्या है, खेत है। अब इसमें पहचाने कैसे, इसमें लाइन खींची रहेगी तो आपको पहचानना क्या है, परित शब्द। यानी जिस वाक्य में जो ये शब्द जो मैंने लिखाए हैं वो शब्द आते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जो आपके वाक्य होगा उसके नीचे लाइन खींची हुई रहेगी। उस लाइन में आपको जो कारण पहचानना है, उस कारण में आपको पहचानना है कि परित शब्द के अर्थ में, किसके, परित शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। तो उसमें आप जो कारण लिखो ये पूरे शब्द मत लिखना। यानी परित योगे, जैसे मान लो इसमें है विभक्ति लिखते हैं, विभक्ति लिखनी है आपको, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लिखनी है, द्वितीय विभक्ति। और अब इसमें कारण क्या लिखना है, कारण लिखना है, यानी पूरे शब्द नहीं, सिर्फ कारण यह है कि परित है, परित है शब्द, परित शब्द योगे, परित है शब्द है योगे, परितः शब्द योगे क्या है, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म संज्ञा भवति लिख दो, या द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति भवति। इसके 4 नियम हो चुके हैं। अब आगे आपको मैं एक 5वां नियम और है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पर 4 नियम देखो। इसमें पहला नियम बताया मैंने आपको कि कर्तूरी रिक्तम कर्म, यानी कर्ता और क्रिया के द्वारा। मैंने क्या बताया, पहला नियम कर्तूरी रिक्तम कर्म, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है। यानी कर्ता, ध्यान देना, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होगी।
जो मैंने लिखा था राम पुस्तक फटता है, ये वाक्य मान लो, तो राम फटता है, क्या फटता है, उसके चाहने का अर्थ क्या हुआ कि पुस्तक, तो पुस्तक में उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा नियम है, दूसरा नियम मैंने आपको वो बताया था कि अधोलिखित यानी अधि सिंह स्था आशाम, यानी जिसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ रहता है, अधि उपसर्ग लगा हुआ रहे और उसमें धातु कौन कौन सी हो, सिंह, स्था और आज धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जिसमें अधि नहीं लगा हुआ रहता है और सिंह स्था धातु नहीं है, अगर मान लो अधि नहीं लगा हुआ रहता है उसमें सिंह धातु है तो उसमें सप्तमी विभक्ति हो सकती है, परंतु अधि सिर्फ 3 धातुओं में लगेगा, सिंह स्था और आज धातु में, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा है उपान वध्यांग वस है, उपान वध्यांग वस है, यानी उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक, यानी उप अनु अधि और आंग उपसर्ग हो और धातु कौन सी हो, वस धातु हो, तो उसके प्रयोग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक यह है अभितय परितय समयानिकषा, अभितय परितय, पहले यह अभितय उभयतः परितय सर्वतः समयानिकषा अंतरेण विना अंतराहा दिख, और भी है जैसे प्रति अनु यावत, और जो इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।